चलो आते हैं अपने टॉपिक पर। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं ना। डी एंड एफ ब्लॉक का सिर्फ एक क्लास हुआ था ना, डी एंड एफ ब्लॉक फैमिली, ठीक है। इसमें कुछ थोड़े बहुत पॉइंट रह गए। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था लास्ट लेक्चर में। मैंने बताया था कि अगर कोई मैग्नेटिक है तो कैसे डायमैग्नेटिक होगा, कैसे पैरामैग्नेटिक होगा, कैसे आप पहचानेंगे। उसका एक मैंने आपको ट्रिक बताया था पहचानने का तरीका। क्या होगा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। निकाल लोगे इसको इजीली। इसी में एक पॉइंट रह गया था, वो पॉइंट लिखेंगे 3D श्रृंखला के तत्वों के लिए। इसमें लिखो, ये पॉइंट रह गया था 3D, लिखो इसमें 3D श्रृंखला के तत्वों के लिए कक्षीय कोणीय गति को प्रभावी ढंग से नगण्य माना जाता है, मतलब नेग्लेक्ट माना जाता है। इसलिए L इट इज इक्वल टू 0, इसलिए L इट इज इक्वल टू 0 और मैग्नेटिक मोमेंट और चुंबकीय आघूर्ण लिखेंगे। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इट इज इक्वल टू 4s प्लस 1, इसे लिख लेंगे, जहां s बराबर होता है n/2 और n क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लिख लेंगे इसे। इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के रूप में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम इट इज इक्वल टू n+1 बोर मैग्नेटॉन। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, जिसको हम कैपिटल B और M से लिखते हैं। लिख लीजिए, जहां n इट इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और μs इट इज इक्वल टू हो गया, लिख लिया। अगला एक एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो, पहले इतना लिख लिया, ये n क्या है आपका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऊपर लिख दिया हमने। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन निकालना है, जैसे क्वेश्चन आ गया Fe+2 में, Fe+2 कैसा होगा मैग्नेटिक में, अगर पूछा जाए पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो आप कैसे निकालोगे।
वेरी सिंपल। पहले क्या करेंगे, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। चलो बताओ कितना होता है एटॉमिक नंबर इसका। एटॉमिक नंबर कितना होता है Fe, आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। 26 में 2 लेस कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर देगा, डोनेट करेगा किसी को। अगर 2 चला गया तो इसके पास कितना बचा, कितना बचा 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अगर हम यहाँ पे आर्गन लिख दें तो कोई दिक्कत, आर्गन का कितना होता है, आर्गन का कितना होता है, आर्गन एटॉमिक नंबर कितना होता है आर्गन का, बताइए 18। कितना होता है 18। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। आगे चले जाएंगे कितने 3s0 और 4d में कितने जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर आपको ये निकालना है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, उल्टा लिख दिया क्या, फोर एस जीरो 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। अब देखो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखो कितने ऐसे हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 4, n की वैल्यू कितनी आ गई 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उठा के इसमें आप रख दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पिन मैग्नेटिक नंबर कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे कितना हो जाएगा 14 26 24 का मान कितना होता है √24 का मान। वाह क्या बात है, लिख लीजिए 4.9। निकाल लेंगे आप लोग, नहीं निकाल पाएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ कहाँ पे बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट है, जब बता रहे थे तो कान कहाँ थे, अभी अभी हमने बताया। ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ये यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। चक्राण चुंबकीय आघूर्ण, हिंदी में कहा बोलते हैं इसको, चक्राण चुंबकीय आघूर्ण। अब समझ में आया प्रिंस, वैल्यूज लिख लेंगे। अब एक टेबल बना लेंगे, इसे लिख लीजिए नीचे, ऊपर वाला हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे, लिख लिया, एक टेबल बना लीजिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इधर आप लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी तरफ बना लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्ट निकाल दें। जैसे अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में 0 है तो यहां पर क्या हो जाएगा √0 0 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0। 0 को तो पता है ना 0 ही होगा। अगला है आपका, अगर किसी का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आता है, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, 1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू, ये आंसर आएगा 1.71। कितना होता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, कहाँ पे, कहाँ गलत हूँ, कहाँ पे
यहाँ 2 होता है। हाँ किसमें? हाँ सब जगह चेंज होगा, सब जगह 2 होता है बच्चा, बोलते कुछ और लिखते कुछ और। हाँ सही पकड़ा, ठीक है 2 होता है, इसका फॉर्मूला होता है n+2, ठीक है। 1 लिख दिया था क्या, बाय मिस्टेक हो गया, और 2 होता है। लर्न रहता है इतने, आफ्टर देन ये 15 या 13 ईयर हो गया है, 13 साल से एक ही चीज को रिपीट करते 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 करते, ठीक है वही चीजें। चलिए देखिए, इसके बाद अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आता है, तब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 2 इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.8 ना होता है इसका, 2.8 लिखो हम इसका, 3 है 2.87। नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन इसका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना आएगा इसका, 4.90, इसका निकाल ही चुके हैं ना 4 का। अगर 5 है तो 5 का क्या आएगा, 5.97। 1 आता है क्या, 97 होता है शायद, 1 होता है। ये टेबल बना लो, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादातर पूछा जाता है +2 वाला और ये +3 वाला, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। 4 स्टेनलेस का होता है, 4 भी नहीं पूछा जाता है, मैग्नीज का, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। +1 वाला कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 2 और 3 से बनेंगे। अगर 2 में अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन, डायरेक्ट आप देख लीजिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 जा रहे, आप डायरेक्ट आंसर में टिक मार दीजिए, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। आप डायरेक्ट ही टिक मार दीजिए, लिख लीजिए। और बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का देख लेंगे। नीचे वाला रख कर दें, ऊपर ही वाला टेबल बना लीजिए आप लोग। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो फर्स्ट रो में जितने हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, उसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। उसके नीचे के जितने एलिमेंट्स हैं उतनी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये क्या हो गया, इनके आयंस, ठीक है। डी ब्लॉक के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इनके एक और लिख लेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लिखा दें, यहीं पे लिख लो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल लोगे आप लोग, निकाल लोगे, बता दिया जाए, निकाल नहीं पाओगे लिख लो यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इसका होता है स्कैंडियम का 1, इसका 2, वेनेडियम का 3, क्रोमियम का 4, मैग्नीज का 5, आयरन का 4 3 2 1 0, ठीक है। अब इसके सारे मान लिख लेंगे,
बोर मैग्नेट्रॉन लिख डालो पूरा यहाँ से। अगर 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो कितना हो जाएगा 1.71। अगर 2 है तो 2.83, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.90, 5 है तो 5.92। इसी तरह लिख डालो सबका, फटाफट लिख डालो देख के, 0 का 0 हो जाएगा। जिंक का हमने बहुत पहले आपसे नेचर बता दिया है। ये आपका डी एलिमेंट्स का फर्स्ट यूनिट फिनिश्ड। अब इसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। टेंथ क्लास में एक चैप्टर रहा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें मेटल्स नॉन मेटल्स में आपको एक चीज पढ़ाई गई होगी मिश्र धातु में। उसमें बताया होगी ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज में क्या क्या ऐड होंगी चीजें, ठीक है। अगर जो जैसे कोई चीज, एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है उसका, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या डाला जाता है, क्या क्या परसेंटेज होता है, तो टेंथ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। ये भी आपके डिटेल में है, डिटेल में है, डिटेल में है। ब्रॉन्ज क्या है, जर्मन सिल्वर में क्या क्या चीजें मैच होंगी, है चीजें, ठीक है, थर्ड चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, संकुल यौगिकों का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। संकुल यौगिकों का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। संकुल यौगिकों का निर्माण या, अच्छा तो डी एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं नहीं बनाते? कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं नहीं बनाते? किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है। बनाते हैं, लिखिए, संक्रमण धातुएं या ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण धातुएं बड़ी संख्या में संकुल बनाते हैं, बड़ी संख्या में संकुल या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बनाते हैं भाई, ये सब बनाएंगे, क्रोमियम मैग्नीशियम सब मेटल हैं, ये सब कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। बड़ी संख्या में कॉम्प्लेक्सेस या संकुल यौगिक बनाते हैं। कारण क्या होता है बनाने का इनका, लिख लेंगे रीजन। कारण आता है कि अगर कॉपर जो है संकुल यौगिक बना रहा है, क्या कारण है कि ये कर रहा है, तो कारण लिख लो, किस कारण से बनाता है, हेडिंग लिखो कारण, पॉइंट वाइज बहुत छोटा छोटा लिखो और दिमाग में रखो। रीजन लिख लो, यहाँ लिख लो कारण, पॉइंट वाइज लिख लो। पहला पॉइंट लिखो छोटा आकार, छोटा आकार या स्मॉल साइज, छोटा आकार। दूसरा उच्च आयनिक आवेश, हाई आयनिक चार्ज, उच्च आयनिक आवेश। तीसरा डी कक्षकों की उपलब्धता, डी कक्षक इसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख लीजिए FeCN6, FeCN6 3 नेगेटिव चार्ज, ये कॉम्प्लेक्स है आपका। और कोई कॉम्प्लेक्स बताओ, यही याद आ रहा है, सोडियम फेरोसाइनाइड। और कोई कॉम्प्लेक्सेस, कॉपर किसके साथ करता है, अमोनिया के साथ करता है कॉपर।
कॉम्प्लेक्सेस नहीं पड़े क्या? कॉपर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है? कॉपर अमोनिया के साथ बनाता है NH3 का टेट्रा, कॉपर क्यूप्रस +2 चार्ज। और भी लिख लो, प्लेटिनम Cl4 3- चार्ज, लिख लीजिए। प्लेटिनम 3 बनाते हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, लिखिए आगे। फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। ये एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे हैं, ठीक है। मिश्र धातुएं लिखिए। मिश्र धातु निर्माण, मिश्र धातुओं का निर्माण लिख लीजिए। मिश्र धातु निर्माण, धात्विक त्रिज्या में 15%, धात्विक त्रिज्या में 15% या कम अंतर रखने वाले, कम अंतर रखने वाले परमाणुओं द्वारा निर्मित, परमाणुओं द्वारा निर्मित समरूप, समरूप मीन्स अपने समान या सिमिलर, समरूप ठोस विलयन, समरूप होने चाहिए, ठोस होने चाहिए और संरक्षण होने चाहिए। ये कठोर होते हैं, मिश्र धातुओं में लिखो, ये कठोर होते हैं और उच्च गलनांक रखते हैं, और उच्च गलनांक रखते हैं। ये कठोर होते हैं और उच्च गलनांक रखते हैं। नेक्स्ट लाइन से ब्लैक पेन से लिख लो, ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व अनेक मिश्र धातुएं बनाते हैं। अब यहीं पर सारी मिश्र धातुओं के नाम लिख लेंगे, यहां से क्वेश्चन फटाफट होता है, ठीक है। संक्रमण तत्व अनेक मिश्र धातुएं बनाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में होता है कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक पीतल बोलते हैं इसको। लिख लोगे, मैं बोल दूं ऐसे फटाफट। दूसरा लिखिए गन मेटल, दूसरा लिखिए गन मेटल। गन मेटल में होता है कॉपर, जिंक और टिन, कॉपर, जिंक है क्या, कॉपर, जिंक और टिन, एसएन, याद आया। शोल्डर, शोल्डर में होता है स्टेनस एंड लेड, लिख लो, ये क्वेश्चन यहां से बनता है, लिखो शोल्डर, शोल्डर में लिख लो टिन प्लस लेड। स्टेनलेस स्टील का लिखो, क्वेश्चन आता है यहां से, स्टेनलेस स्टील। जब आप लोग कोई स्पून वगैरह ले आते हैं घर पे, कोई स्टील का बर्तन ले आते हैं, उसमें लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील, वो उसमें भी जो है आयरन होता है अंदर, लेकिन स्टील के ऊपर परत चढ़ाई जाती है। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो लिख लो, लिखो आयरन, क्रोमियम, सिंबल लिख लो फटाफट, आयरन Fe, क्रोमियम Cr, निकेल Ni, मैग्नीज Mn,
कार्बन सी, लिख लिया। अगला लिखेंगे ब्रॉन्ज, अगला लिखेंगे ब्रॉन्ज और इसी को बोलते हैं कांस। क्या बोलते हैं? कांस। जो बेल लगती है, बेल मेटल, घरों में जो बेल लगती है, ठीक है, काय की बनी होती है, लिख लो बेल मेटल। कॉपर और टिन की बनती है, ये काय की बनती है? कॉपर और टिन की, एसएन, कॉपर और एसएन, टिन और एसएन, 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 टिन, ठीक है। एक और होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर होता है कॉपर, जिंक, निकेल, लिखिए कॉपर, जिंक, निकेल, कॉपर, जिंक, निकेल, ठीक है। जर्मन सिल्वर लिख लीजिए, कॉपर, जिंक और निकेल। अच्छा, स्टील में क्या क्या होता है? ओनली स्टील, स्टील है, क्या होता है? आयरन प्लस कार्बन। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत शॉर्टकट में आपको हमने लिखा दिया है, आपको इसे लर्न करना है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका पीतल का पूछा जाता है और ब्रॉन्ज का पूछा जाता है, जर्मन सिल्वर को पूछा जाता है, ठीक है। शोल्डर कभी कभी पूछ लेते हैं, शोल्डर वही जो बिल्डिंग वाले दुकान वाले कुछ लिए नहीं होते तार वाला, फिर उसको शोल्डिंग में यूज करते हैं, बिल्डिंग में ऐसे उसको जोड़ने के काम में यूज आता है, वो किस चीज का बना होता है, ठीक है, इनका बनता है और लेड का बनता है। देखा है आप लोगों ने जब जोड़ते हैं। ये आपका फिनिश हो गया, ये चैप्टर यहां तक आपका हो गया। अगला चले, अगला टॉपिक लिखेंगे। हाँ हाँ, नहीं चैप्टर नहीं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। अगला बताएंगे आप लोग, पहले लिख लें, हेडिंग लिखेंगे, लिखे रंगीन आयनों का निर्माण। आपके एग्जाम के पर्पज से जितना इंपॉर्टेंट उतना ही लिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। कलर्ड आयन फॉर्मेशन कैसा होगा? रंगीन आयनों का निर्माण, कलर्ड आयन फॉर्मेशन। एक लाइन लिख लो बस, छोटी सी लाइन लिखेंगे इसमें, कई संक्रमण तत्व, कई संक्रमण तत्व और उनके यौगिक, कई संक्रमण तत्व और उनके यौगिक विभिन्न प्रकार के रंग दिखाते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? कुछ कलर्ड जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेंगे। कारण लिख लीजिए, दो कारण होता है इसका, क्यों कलर दिखाते हैं, इसके दो कारण हैं। पहला लिखेंगे डीडी संक्रमण या डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन। इसका एक एग्जांपल लिख लो, क्रोमियम H2O का 6, ये हमेशा बैंगनी कलर का होता है, वायलेट कलर होता है। दूसरा एक और लिख लीजिए, कॉपर H2O4, कॉपर H2O का 4, SO4 डॉट H2O, और ये नीले कलर का होता है। किस कलर का होता है? ये नीले कलर का होता है, ठीक है, नीला कलर होता है। क्या कारण? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्वेश्चन देख लो कैसे बनेगा। क्वेश्चन आएगा जैसे क्रोमियम H2O का 6 या हेक्सा, ठीक है, किस कलर का होगा, ये तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कौन सा कलर लगाना है, वायलेट कलर या बैंगनी कलर। या आएगा कि ये रंगीन है, क्यों?
तो आपको कौन सा ऑप्शन मारना है? डी ट्रांजिशन। ठीक है, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो रंगीन किस कारण होते हैं? डी ट्रांजिशन से। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है क्रोमियम का बनता है और कॉपर का बनता है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो क्रोमियम है, कॉपर है, वो आपका कैसा है? एक्सेप्शनल केस में आता है, तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से पुट अप होते हैं। अब जो एक और होता है, आपके यहाँ क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, लेकिन ये सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर का है, लेकिन एक दो एग्जांपल है तो इसको डायरेक्टली लिख लेंगे। लिखिए आवेश स्थानांतरण, हेडिंग लिखेंगे छोटा सा, आवेश स्थानांतरण, और इसका एक दो एग्जांपल लिख लेंगे। एक एग्जांपल इसका लिखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा K2Cr2O7 किस रंग का होता है? देखा है आप लोगों ने? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट किस कलर का होता है? नारंगी कलर का होता है। किस कलर का होता है ये? नारंगी कलर का होता है। अगर आप लोगों ने लैब में कभी गए हो तो पोटेशियम परमैंगनेट देखा है आप लोगों ने? पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है फार्मूला? पोटेशियम परमैंगनेट KMN कौन सा कलर का होता है? डायरेक्टली रखा रहता है, है? जैसे आपने पहना है कलर यही है, गहरा बैंगनी, ब्लू है, गहरा बैंगनी कलर का होता है। अगर क्वेश्चन आए कि ये है आप में अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसी में आपको प्रिपरेशन पढ़ाएंगे किसकी? हम पोटेशियम परमैंगनेट की। ये दोनों प्रिपरेशन इसी चैप्टर में है, और इसी के बाद हम ये टॉपिक आपको पढ़ाने वाले। अगर क्वेश्चन आए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट किस कलर का होता है, तो आपको नारंगी लगाना है। क्यों होता है? क्या रीजन है कि ये कलर्ड फुल है, यानी कि ये रंगीन है, जबकि यहां पर कोई और दे देगा वो रंगहीन। तो आपको आंसर क्या करना होगा? आवेश स्थानांतरण के कारण। और आवेश स्थानांतरण 12th में नहीं है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का है मैटर, हमारे सिलेबस में इतना है, लेकिन कभी अगर क्वेश्चन को टफ करेगा तो ये क्वेश्चन आप में रख देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप रीजन डी ट्रांजिशन नहीं लगाएंगे। आपके सिलेबस में पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट है, इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इसकी फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे, और इसका भी यूजेस भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसका पूछा जाए कि ये रंगीन किसके कारण है, तो आपको क्या यहाँ पर टिक करना है? आवेश स्थानांतरण। ठीक है, चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आपको टिक करना है, डी ट्रांजिशन को नहीं करना है। इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। न्यू टॉपिक चलते हैं हम। लिखिए आंतरकाशीय यौगिक निर्माण है, पढ़ लें थोड़ा सा। क्या हुआ मयंक, ऊब लग रही है क्या? ऊब लग रही है क्या? फिर ऐसा क्यों? इतने दिनों बाद, छुट्टियों के बाद आए हो तुम लोग, बिल्कुल अभी मन नहीं हो रहा पढ़ने का ना? क्यों प्रिंस? तुम ही तो हो क्लास में जो बोलते हो, बाकी तो सब है। चलिए लिखिए आंतरकाशीय यौगिक निर्माण क्या होता है, पहले इसको समझ लेंगे फिर लिखेंगे। बहुत सिंपल है, लिख लेंगे इसमें है। बात क्यों कर रहे हो तुम लोग हैं? ये बहुत सिंपल है। आंतरकाशीय यौगिक निर्माण क्या होता है? लिखिए हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे, हाइड्रोजन शॉर्टकट में ऐसे लिखा करो, हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऐसे लिखा करो शॉर्टकट में। पूरा पूरा हाइड्रोजन लिखते हो। हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे छोटे परमाणु, छोटे परमाणु संक्रमण धातुओं के, संक्रमण धातुओं के
क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर, क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर समावेशित होकर, समावेशित होकर आंत्रकाशी यौगिक बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। इनकी क्वालिटीज लिख लो, एक हेडिंग छोटी सी बना लो, गुण या क्वालिटीज क्या होती हैं लिख लो। ये वर्ड कभी सुना है तुम लोगों ने? आरस समीकरणीय, कभी जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? नॉन स्टियोकेमेट्रिक, आरस समीकरणीय लिख लो। है सुना था कभी इसके पहले? नहीं सुना है? लिखो क्या होता है, इसको लिख लो ब्रैकेट में लिख लो यहां पे। ना तो आयनिक, ना तो आयनिक, ना तो आयनिक और ना ही सहसंयोजक, और ना ही सहसंयोजक, कॉमा कठोर, कॉमा कठोर, उच्च गलनांक, उच्च गलनांक, शुद्ध धातुओं से अधिक, शुद्ध धातुओं से अधिक, शुद्ध धातुओं से अधिक, विद्युत चालक और, शुद्ध धातुओं से अधिक विद्युत चालक और रासायनिक रूप से निष्क्रिय, रासायनिक रूप से निष्क्रिय, निष्क्रिय मीन्स इनएक्टिव। एग्जाम्पल लिख लो कौन कौन से हैं जो निष्क्रिय हैं और ये पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल रहेगा, क्वेश्चन यही आएगा, पता नहीं हिंदी में आएगा इंग्लिश में जिब भी आएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा रहेगा। पहला लिख लो, टीआई किसका सिंबल है? टीआई टाइटेनियम, फ्रेंड्स क्या होगा? फ्रेंड्स से ये क्वेश्चन है, टाइटेनियम होगा। कॉन्फिडेंस लेवल 0 है आपका, टाइटेनियम ही तो है। इसमें सोचने क्या है, सोच रहे हो टाइटेनियम ही है, टाइटेनियम। हाँ तो बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ही तो देख रहे थे। ठीक है लिखिए टीआई, दूसरा है एमएन, Mn4n मैग्नीज नाइट्रोजन, तीसरा है आयरन। लिख लो, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बाकी छोड़ दो, ये नहीं पूछे जाते। अच्छा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख लो, यहीं पे छोटा सा एक बना के लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था, यहीं पे लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट परिवर्तनशील, बदलेगी,
परिवर्तनशील, इन्हीं सबकी लिखवा रही है, जो एग्जाम्पल लिख रहे हो इन्हीं के लिखे। परिवर्तनशील होती है, ऐसे लिख लो छोटा, परिवर्तनशील। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, एकाधिक ऑक्सीडेशन संख्या दर्शाते हैं, कोई कोई दर्शाता है, ठीक है, ये दर्शाता है, ये दर्शाता है, ठीक है। अरे इसे लिखा लो, एकाधिक अपनी लैंग्वेज दर्शाते हैं, ऐसे लिख लो छोटा सा, ठीक है। एकाधिक दर्शाते हैं, कारण लिख लो इनका क्या दर्शाने का कारण, यहीं पे छोटा सा लिख लो, बहुत शॉर्टकट में आपको लिखा एकदम फैक्ट। कारण लिख लो यहाँ पे डी। अपूर्ण कक्षक क्या कहेंगे, ऐसे नहीं, अपूर्ण कक्षक, ठीक है। अच्छा चलो सब लोग अब ऑक्सीकरण संख्या बताओगे, पूछ ले, पहले ये लिख लो। रफ कर दें, हो गया, चलो सारे डी एलिमेंट्स लिख डालो आप, टाइटेनियम से लिखो जिंक तक फटाफट, जल्दी 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 लिखिए। जाइए, पहला क्या था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये है। और ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले स्कैंडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ओनली 3 होती है इसकी, ठीक है, ओनली 3 होती है स्कैंडियम। ऑक्सीकरण संख्या डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, लर्न नहीं करना पड़ेगा, एक बार देख लो दिमाग में चढ़ जाएगा एकदम, ठीक है। इसका +2 भी दर्शाती है, +3 भी दर्शाती है, +4 भी दर्शाता है, ठीक है। वैनेडियम का गलत है क्या मयंक, बिल्कुल सही है, रत्ती भर भी गलत नहीं है, ठीक है। वैनेडियम कहां तक शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 तक। नेक्स्ट क्रोमियम +2, +3, +4, +5, +6, और मैग्नीज +2, +3, +4, +5, +6, +7, और यहां से फिर घटा दो सबका, ये कितना हो जाएगा, +2, +3, +4, +5 कहां देता है, कोबाल्ट +2, +3, ये भी +2, +3, ये +1, +2, इसी को याद रखना है, और ये ओनली +2, समझ आया, लिख डालो, छाप डालो जल्दी जल्दी, लिख डालो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी, अगले लिखेंगे ना, क्या गलत है क्या कुछ, आयरन +2, +3, +6, आयरन +4 होता तो है, +6, +5 नहीं दिखाता, +5 नहीं दिखाता, जल्दी लिख लीजिए फटाफट। आपको लर्न क्या करना है, आपको कॉपर का ध्यान रखना है, ठीक है, +1, +2, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, इसको ध्यान रखना है। ये पूरा लिख लीजिए, सबसे हाईएस्ट किसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है,
ट्रांजिशन एलिमेंट में मैग्नीज की, किसकी होती है? मैग्नीज की, याद रखिएगा। अब 2-3 क्वेश्चन करा दें क्या? हो गया? नेक्स्ट लाइन से लिखिए, संक्रमण धातुओं के लिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, कुछ क्वेश्चन हैं, लिख लीजिए इनको। संक्रमण धातुओं के लिए निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका, फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, संक्रमण धातुओं के लिए निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं अस्थिर होती हैं और इन्हें केवल मजबूत आबंधन प्रभाव जैसे कि सक्रियात्मक प्रभाव द्वारा, लिख लो इसको, यही इंपॉर्टेंट है, सक्रियात्मक प्रभाव द्वारा ही कायम रखा जा सकता है, कायम रखा जा सकता है कायम रखा जा सकता है। एग्जाम्पल NiCO4, Fe, CN, CO ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोबाल्ट ही जोड़ लो, ठीक है, लिख लिया। अब देखो, आपने देखा होगा निकेल क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 रखता है। क्यों रखता है यहाँ पे 0, क्या रीजन हो? ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सेंट्रल मेटल आयन को सेंट्रल मेटल में रख लेते हैं। कितने इसके सी हो, कितने जुड़े हैं? 4 जुड़े हैं, चारों जोड़ लेंगे। लेकिन जब अपना इसने, ये कौन सा सीओ, कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो इसने भी तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है सक्रियात्मक प्रभाव। सक्रियात्मक प्रभाव का मतलब है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन को दे और सेंट्रल मेटल आयन अपना इलेक्ट्रॉन लिगैंड्स को दे, ठीक है। तो ऑक्सीकरण नंबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और ये चारों ही यही करेंगे, चारों ही क्या करेंगे? यही चीज करेंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे और ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। इसका यही रीजन है। लिखना चाहो तो लिख लो, या ये स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बना लो, तो इससे आपको याद रहेगा। निकेल हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 रखता है। एक क्वेश्चन आया था एक बार, इसको लिखेंगे। आयरन +4 भी दिखाता है और +6, इस पे एक क्वेश्चन बना था एक बार, इसको लिखेंगे आयरन वाले को। FeCO ये लिख लो पहले, इसके बाद लिखो हेडिंग, लिख लो, हेडिंग बना के लिख लो, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था स्थिरीकरण, ऑक्सीकरण अवस्था स्थिरीकरण, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लिखिए पहले इसमें, लिखिए इसमें, संक्रमण तत्वों की
संक्रमण तत्वों की न्यून ऑक्सीकरण अवस्थाओं को न्यून ऑक्सीकरण अवस्थाओं को न्यून ऑक्सीकरण अवस्थाओं को धातु कार्बोनिल्स में CO धातु कार्बोनिल्स में सहक्रियात्मक बंधन द्वारा स्थायीकरण होता है। स्थायीकरण होता है जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, इसी लाइन को याद रखना है आपको, जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोराइड या ऑक्सीजन द्वारा, दोनों को याद रखना है, फ्लोराइड या ऑक्सीजन द्वारा स्थायी होता है। फ्लोराइड या ऑक्सीजन द्वारा स्थायी होता है या स्थायी होती है, जो भी लिखना है। इसका एक एक्सेप्शनल केस भी है। एग्जाम्पल FeCO पेंटा, लिख लिया। देखो यहां पर देख लो, इसको समझ लो पहले ये है क्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, क्या Fe, ये लिखा तो है, ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल क्या लिखा है, FeCO5। अब क्वेश्चन आएगा, जैसे आयरन है, ठीक है, तो आयरन की एक ऑक्सीकरण संख्या +4 और एक ऑक्सीकरण संख्या +6, ठीक है। अगर ये है तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पहले तो इसका उच्च ऑक्सीकरण होना चाहिए। क्वेश्चन आता है यहाँ पर उच्च ऑक्सीकरण संख्या, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आप लोग बताएंगे क्रोमियम O3 और क्रोमियम S3, तो बताओ ये ज्यादा स्थायी होगा कि ये ज्यादा स्थायी होगा। अगर ऑक्सीजन या फ्लोराइड स्थायी होता है, अभी मैंने आपको एक लैंग्वेज लिखाई, बताओ कौन सा स्थायी होगा, ऑक्सीजन वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पास +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर कितना है, +4 है, तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, ये, ना कि ये समझ में आया। लिख लीजिए, इसको लिखना चाहे तो रीजन लिख लीजिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है, कौन, ऑक्सीजन। लिखना चाहे तो यहीं पे लिख ले, कारण हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लिखना चाहे तो कारण लिख सकते हैं छोटा सा, ठीक है। थ्योरी लिखाते हैं तब उबते हो, शॉर्टकट लिखाते हैं तो भी उबते हो, उब लग रही है क्या, फिर क्या है। अगला लिखिए, इसका एक्सेप्शनल केस लिख लो, लिखना है, इसका अपवाद लिख लो, क्वेश्चन आता है यहां से, लिखिए एक्सेप्शन केस, लिखिए इसका, लिखिए, लिख लो एक लैंग्वेज में, लिखो ऑल D3 सीरीज या सभी D3 श्रेणी के तत्व जैसे क्रोमियम प्लस चार्ज, ऐसे लिखिए। अब लिखते चलिए, क्रोमियम +5, मैग्नीज +5 और मैग्नीज +5 भी और +6 भी, मैग्नीज ये एक्सेप्शनल केस में आता है, लिख लीजिए +5 या +6, आयरन +4 +6,
आयरन +4 +6, आयरन +4 +6, कोबाल्ट +4, कोबाल्ट +4, निकेल +3 +4, निकेल +3 +4, निकेल +3 +4, etc। बस इतने बहुत हैं। नेचर इनका लिख लीजिए। नेचर अम्लीय भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं और एम्फोटेरिक मीन्स उभयधर्मी भी होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। नेचर भी लिख लो, छोटा सा वहीं पे लिख लो, नन्ना सा, अम्लीय क्षारीय उभयधर्मी। नेचर हो गया। अब एक अपवाद और लिखना है, एक श्रेणी की, एक अपवाद की श्रेणी और लिखनी है, वो लिख लो। लिखना है? ज्यादा हो रहा है क्या? अभी तो ये कल फिनिश होगा ये चैप्टर। कल क्या है? क्या? कार्तिक पूर्णिमा। छुट्टी रहेगी कल? छुट्टी परसों में छुट्टी है। परसों का एक छुट्टी है। एक टेबल है, लिखो। बेरिलियम, जिंक, एल्युमिनियम, बेरिलियम, जिंक, एल्युमिनियम, एक टेबल है, पहले से बना लीजिए। SBAS गया पंजाबी सॉन्ग, गया पंजाबी सॉन्ग, गया पंजाबी सॉन्ग, मन करे वाह, मन करे वाह। हाँ, क्या? दैट इज आर उभयधर्मी। ये जितने भी एलिमेंट हैं इनका नेचर कैसा होगा? एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक या फिर उभयधर्मी, यानी एसिडिक भी हो सकते हैं, ये बेसिक भी हो सकते हैं। दूसरा अपवाद एक और लिख लो। कौन से होंगे जो एसिडिक होंगे? क्रोमियम +6, क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7, दैट इज आर एसिडिक। उभयधर्मी में एक और लिखेंगे, मैग्नीज +3 और 4, यही वाला होगा से, मैग्नीज +3 +4 वाला उभयधर्मी होगा। क्रोमियम +3 +4 +5 और ये +3। ऑक्सीकरण संख्याएं लिख लेंगे, +3 +4। क्रोमियम, क्रोमियम कहाँ है? ठीक है, ये लिख लीजिए। ये एक्सेप्शन केस में आता है। ठीक है, अपवाद में आता है ये, इसको लिख लीजिए। यहां से क्वेश्चन बनेगा और इसको याद करने का तरीका अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मैंने तो ऐसे याद करा है। बेजान अली ने सबसे अच्छा गया पंजाबी पीबी, एसेंस से क्या था? सांग मन करे वाह। आपको जैसे लर्न करना है आप वैसे लर्न कर लो। लिखना है, ट्रिक लिखना है, नहीं लिखना, याद कर लोगे। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक लर्न कर लोगे। अगला टॉपिक है पोटासियम डाइक्रोमेट। अब यहां से पूरा आपका ये फिनिश, यहां से प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। क्या क्या नहीं पढ़ना है क्या? पोटेशियम नहीं पढ़ना है। डाइक्रोमेट क्या होता है फार्मूला? A2Cr2O7। किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का या नारंगी कलर का? इसको याद रखिएगा आप। ये जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये सारे एम्फोटेरिक होंगे,
ठीक है, कभी कभी उभयधर्मी ना लिख के एम्फो ऐसे लिख देता है, एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक भी पता होना चाहिए, उभयधर्मी भी पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में एसिडिक लिख देते हैं। चलो पोटेशियम डाइक्रोमेट को कल पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी प्रिपरेशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी है कल देखा जाएगा। ओके।